भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बीएसए के तहत तथ्यों की प्रासंगिकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एक महत्वपूर्ण विधायी बदलाव है जो भारतीय अदालतों में सबूतों की स्वीकार्यता के हमारे दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदलता है। ये नया ढांचा 1872 के औपनिवेशिक काल के भारतीय साक्ष्य अधिनियम से आगे बढ़कर एक आधुनिक, तकनीकी रूप से जागरूक संरचना पेश करता है। आज हमारा ध्यान प्रासंगिकता की मुख्य अवधारणा पर है, जो किसी भी तथ्य को अदालत द्वारा विचार किए जाने के लिए प्रवेश द्वार बनी हुई है। बीएसए इस मूलभूत सिद्धांत को बरकरार रखता है कि सबूत तार्किक और कानूनी रूप से विचाराधीन मामले से जुड़े होने चाहिए। हम ये पता लगाएंगे कि बीएसए इन सिद्धांतों को कैसे संहिताबद्ध और अपडेट करता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे समकालीन कानूनी अभ्यास की जटिलताओं के अनुरूप हों। इस नए अधिनियम को समझना हर कानूनी पेशेवर के लिए महत्वपूर्ण है, जो अपडेटेड न्यायिक परिदृश्य में काम कर रहा है। हम इस महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता वाले ऐतिहासिक संदर्भ की जांच करके शुरुआत करते हैं। आईईए 1872 से बीएसए 2023 में बदलाव सिर्फ नंबर बदलने का काम नहीं है, ये सबूत के कानून का जानबूझकर किया गया आधुनिकीकरण है। आईईए हालांकि बुनियादी था, लेकिन डिजिटल तरक्की और अपराध के बदलते स्वरूप के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल हो रही थी। बीएसए का मुख्य मकसद कानूनी प्रक्रिया को आसान बनाना और सबूत के नियमों में आज की टेक्नोलॉजी को आसानी से शामिल करना है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि बीएसए का चैप्टर 2, जिसमें सेक्शन 3 से 59 शामिल है, तथ्यों की प्रासंगिकता के पूरे सिद्धांत को मजबूत और साफ करता है। ये सिद्धांत ये तय करता है कि केवल वही तथ्य स्वीकार्य हैं जो मुख्य विवादित तथ्य से तार्किक और कानूनी रूप से जुड़े हों, जो बाहरी या नुकसान पहुंचाने वाली जानकारी के खिलाफ एक फिल्टर के रूप में काम करते हैं। प्रासंगिकता की ये बुनियादी अवधारणा वो आधार है जिस पर बाद के सभी सबूतों के नियम बनाए गए हैं। अब आइए हम ठीक से परिभाषित करें कि नए अधिनियम के तहत विवादित तथ्य और प्रासंगिक तथ्य क्या हैं। विवादित तथ्य और संबंधित तथ्य सबूत के कानून को सही ढंग से लागू करने के लिए हमें सबसे पहले विवादित तथ्य और संबंधित तथ्य के बीच साफ साफ अंतर करना होगा। ये अंतर बीएसए की धारा 3 में बताया गया है। विवादित तथ्य मुख्य विवाद होता है। ये वह तथ्य है जिससे कानूनी अधिकार, देनदारी या अक्षमता का होना या न होना जरूरी तौर पर पता चलता है। ये वह आखिरी सवाल है जिसका फैसला कोर्ट को करना होता है। इसके उलट संबंधित तथ्य कोई भी ऐसा तथ्य है जो बीएसए में बताए गए खास तरीकों में से किसी एक तरीके से विवादित तथ्य से जुड़ा होता है। ये आखिरी सवाल नहीं है, लेकिन ये आखिरी सवाल को साबित करने या गलत साबित करने में मदद करता है। बीएसए की धारा 3 साफ तौर पर कहती है कि सबूत केवल इन 2 तरह के तथ्यों के बारे में दिए जा सकते हैं: विवादित तथ्य और अधिनियम द्वारा संबंधित घोषित किए गए तथ्य। ये सख्त पाबंदी न्यायिक फोकस बनाए रखती है और मुकदमे को गैर जरूरी चीज़ों से भरने से रोकती है। इन मुख्य परिभाषाओं को समझने के बाद अब हम प्रासंगिकता के पहले मुख्य नियम रेस गेस्टे के सिद्धांत की जांच कर सकते हैं। एक ही ट्रांजैक्शन का हिस्सा बनने वाले तथ्य रेस जेस्टे। रेस जेस्टे का सिद्धांत, जो अब बीएसए सेक्शन 4 में कोडिफाई किया गया है, इस आम नियम का एक ज़रूरी अपवाद है कि केवल विवादित तथ्य ही स्वीकार्य है। ये सेक्शन उन तथ्यों को प्रासंगिक बनाता है जो सीधे तौर पर विवाद में नहीं है, लेकिन विवादित तथ्य से इतने अंदरूनी तौर पर जुड़े हुए हैं कि वे उसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन जाते हैं। मुख्य बात कनेक्शन की सहजता और तुरंत होना है। कानून मानता है कि उस समय की गर्मी में या मुख्य घटना के एक अटूट हिस्से के रूप में किए गए कार्य और बयान बहुत विश्वसनीय होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएसए ये साफ करता है कि ये तथ्य तब भी प्रासंगिक होते हैं, भले ही वे अलग अलग समय या स्थानों पर हुए हों, बशर्ते ट्रांजैक्शन से कनेक्शन टूटा ना हो। उदाहरण के लिए, पीड़ित की तुरंत चीखें या घटनास्थल पर गवाह का सहज उद्गार स्वीकार्य हैं, क्योंकि वे खुद ट्रांजैक्शन का हिस्सा है। ये सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि अदालत को घटना की एक पूरी, बिना टूटी हुई तस्वीर मिले। आगे हम देखेंगे कि किसी घटना की सेटिंग और उसके बाद से संबंधित तथ्य कैसे प्रासंगिक हो जाते हैं। घटना, कारण और तथ्यों का प्रभाव ट्रांजैक्शन के कॉन्सेप्ट के आधार पर बीएसई सेक्शन 5 उन तथ्यों की प्रासंगिकता स्थापित करता है जो विचाराधीन तथ्यों के अवसर, कारण या प्रभाव का गठन करते हैं। यह सेक्शन कोर्ट को उन आसपास की परिस्थितियों पर विचार करने की अनुमति देता है जो घटना के लिए मंच तैयार करती हैं। वे पिछले कारक जो इसे लाए और बाद के परिणाम। अवसर का तात्पर्य उस तात्कालिक सेटिंग या स्थिति से है जिसके तहत तथ्य हुआ, जैसे कि समय और स्थान।
कारण का तात्पर्य उन पूर्ववर्ती तथ्यों से है जो लॉजिकल रूप से घटना की ओर ले गए, जैसे कि पहले की धमकी या यांत्रिक विफलता। प्रभाव में घटना के तात्कालिक परिणाम या नतीजे शामिल हैं, जैसे कि शारीरिक चोटें या घटनास्थल पर हथियार जैसे सबूतों की उपस्थिति। ये तथ्य प्रासंगिक हैं क्योंकि वे विचाराधीन मुख्य तथ्य को समझने के लिए आवश्यक संदर्भ और व्याख्यात्मक ढांचा प्रदान करते हैं। यह व्यापक दृष्टिकोण साक्ष्य का समग्र मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। अब हम उन तथ्यों पर आगे बढ़ेंगे जो कार्रवाई के पीछे की मानसिक स्थिति को प्रकट करते हैं। मकसद और तैयारी। मकसद, तैयारी और पहले या बाद का व्यवहार। मकसद, तैयारी और व्यवहार की प्रासंगिकता कोर्ट को किसी कथित काम के संदर्भ को समझने के लिए महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य सबूत देती है। बीएसए सेक्शन 6, जो आईए सेक्शन 8 के जैसा ही है, ये बताता है कि किसी मुद्दे से जुड़े तथ्य के लिए मकसद या तैयारी दिखाने वाले तथ्य स्वाभाविक रूप से प्रासंगिक होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ काम से आगे बढ़कर उस मानसिक स्थिति और प्लानिंग को स्थापित करता है जो उससे पहले हुई थी। ये सेक्शन किसी भी पार्टी के व्यवहार को भी प्रासंगिक बनाता है, बशर्ते वो व्यवहार किसी मुद्दे से जुड़े तथ्य से प्रभावित हो या उसे प्रभावित करता हो। उदाहरण के लिए, अपराध के बाद अचानक भाग जाना या सबूतों को नष्ट करना प्रासंगिक बाद का व्यवहार माना जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि किसी काम के साथ दिए गए और उसे समझाने वाले बयान व्यवहार के तौर पर स्वीकार्य होते हैं, लेकिन जो बयान लेन देन का हिस्सा नहीं होते, उन्हें आमतौर पर शामिल नहीं किया जाता। ये अंतर ये सुनिश्चित करता है कि केवल मुख्य घटना से सीधे जुड़ा व्यवहार ही माना जाए। किसी भी कानूनी कार्यवाही में पूरी कहानी बनाने के लिए मकसद और व्यवहार के आपसी संबंध को समझना जरूरी है। अब आइए देखें कि किसी मामले के मुख्य तत्वों को समझाने या पेश करने के लिए तथ्यों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। स्पष्टीकरण, शुरुआती तथ्य और एलिबी की दलील। बीएससी सेक्शन 7 उन तथ्यों के बारे में बताता है जो किसी केस के मुख्य तथ्यों को समझाने, पेश करने या सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी हैं, और ये कॉन्टेक्स्ट और पहचान तय करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सेक्शन उन तथ्यों को स्वीकार करने का कानूनी आधार है जो किसी घटना के समय या जगह को तय करते हैं या जो शामिल किसी व्यक्ति या चीज़ की पहचान बताते हैं। ये तथ्य मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन ये मुख्य मुद्दे को कोर्ट के लिए समझने लायक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस सेक्शन का एक अहम इस्तेमाल एलिबी की दलील है। जब कोई आरोपी ये दावा करता है कि वो कहीं और था, तो वो ऐसे तथ्य पेश कर रहा होता है जो अपराध स्थल पर उसकी मौजूदगी के अनुमान को गलत साबित करते हैं, क्योंकि वो अपना लोकेशन एक अलग समय और जगह पर बताता है। एलिबी साबित करने का बोझ आरोपी पर ही रहता है, लेकिन इसे स्वीकार करने का कानूनी ढांचा पूरी तरह से इसी सेक्शन पर निर्भर करता है। इन स्पष्टीकरण वाले तथ्यों को पेश करने की क्षमता एक निष्पक्ष ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे अभियोजन और बचाव दोनों को अपने तर्कों को पूरी तरह से कॉन्टेक्स्ट में रखने की अनुमति मिलती है। आगे हम संयुक्त आपराधिक उद्यमों से संबंधित प्रासंगिकता के एक विशेष क्षेत्र की जांच करेंगे, साजिश का कानून। साजिश करने वाले द्वारा कही या की गई बातें जब जॉइंट क्रिमिनल एंटरप्राइज से निपटा जाता है, तो बीएसए सेक्शन 8 सुनी सुनाई बातों के खिलाफ नियम में एक ज़रूरी छूट देता है, जिससे एक साजिशकर्ता के काम और बयान बाकी सभी के खिलाफ रेलेवेंट हो जाते हैं। ये सेक्शन एजेंसी के सिद्धांत पर काम करता है। एक बार जब साजिश साबित हो जाती है, तो हर साजिशकर्ता को कॉमन मकसद को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों का एजेंट माना जाता है। मुख्य ज़रूरत यह है कि कही, की या लिखी गई बात कॉमन इरादे के बारे में होनी चाहिए। ये सिर्फ एक आम बातचीत या पिछली घटनाओं का ब्यौरा नहीं हो सकता। ये एक ऐसा काम या बयान होना चाहिए जिसका मकसद साजिश को आगे बढ़ाना हो। ये प्रावधान बहुत पावरफुल है क्योंकि ये प्रोसिक्यूशन को किसी भी एक सदस्य के कामों के जरिए पूरी साजिश का दायरा और हर सदस्य की भागीदारी साबित करने की इजाज़त देता है। हालांकि ऐसे सबूतों को स्वीकार करने से पहले कोर्ट के पास ये मानने के लिए उचित आधार होना चाहिए कि कोई साजिश मौजूद है। ये सामूहिक जिम्मेदारी जटिल अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए मौलिक है। अब हम बीएसए में सबसे महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण पर ध्यान देते हैं, डिजिटल सबूतों का ट्रीटमेंट। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की प्रासंगिकता। बीएसए 2023 इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को प्रासंगिकता के मुख्य फ्रेमवर्क में आसानी से इंटीग्रेट करके सबूत के कानून को मौलिक रूप से आधुनिक बनाता है। ये एक्ट सेक्शन 2(1)(e)(i) में दस्तावेज की परिभाषा का विस्तार करके इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को स्पष्ट रूप से शामिल करके ऐसा करता है, जिससे उन्हें फिजिकल दस्तावेजों के बराबर रखा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो आधुनिक लेन देन और संचार की वास्तविकता को स्वीकार करता है।
इसके अलावा सेक्शन 57 स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राथमिक सबूत के रूप में नामित करता है, जो उनकी स्वीकार्यता की प्रक्रिया को काफी सरल बनाता है। ये पुराने कानून के तहत अक्सर आवश्यक जटिल माध्यमिक साक्ष्य प्रक्रियाओं की आवश्यकता को समाप्त करता है। नतीजतन प्रासंगिकता के स्थापित सिद्धांत जिनकी हमने चर्चा की है, मकसद, कारण, प्रभाव और पहचान, अब सीधे और बिना किसी अस्पष्टता के डिजिटल फुटप्रिंट, ईमेल और कॉल रिकॉर्ड पर लागू होते हैं। ये एकीकरण सुनिश्चित करता है कि सबूत का कानून डिजिटल युग में मजबूत और प्रासंगिक बना रहे। आगे हम संक्षेप में मन की स्थिति और रीति रिवाज से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को कवर करेंगे। रीति रिवाज, मन की स्थिति और दुर्घटना की प्रासंगिकता, किसी मामले के सीधे तथ्यों से परे। बीएसए 2023 ये मानता है कि व्यापक संदर्भ जैसे स्थापित रीति रिवाज, मानसिक स्थिति और आचरण के पैटर्न अक्सर दायित्व तय करने में बहुत प्रासंगिक होते हैं। बीएसए की धारा 11, जो आईईए की धारा 13 के समान है, पुष्टि करती है कि जब किसी अधिकार या रीति रिवाज पर विवाद होता है, तो पिछले लेनदेन के सबूत जो उस रीति रिवाज को बनाते, बदलते या खत्म करते हैं, वे स्वीकार्य होते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि कानूनी दावे के ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ को नज़रअंदाज न किया जाए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 12 किसी व्यक्ति की मन या शरीर की स्थिति की प्रासंगिकता पर बात करती है, जो आपराधिक कानून में मेंजरिया स्थापित करने के लिए या नागरिक मामलों में लापरवाही या सद्भावना साबित करने के लिए आवश्यक है। हम उन तथ्यों की बात कर रहे हैं जो इरादे, ज्ञान या दुर्भावना को दर्शाते हैं। अंत में धारा 13 एक आकस्मिक कार्य और जानबूझकर किए गए कार्य के बीच अंतर करने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है, जिससे अदालत को दुर्घटना के बचाव को खारिज करने के लिए समान घटनाओं के पैटर्न के सबूत स्वीकार करने की अनुमति मिलती है। ये अभियोजकों के लिए कार्य करने के एक सुसंगत डिजाइन या प्रणाली को स्थापित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। ये धाराएं सामूहिक रूप से ये सुनिश्चित करती हैं कि अदालत कार्यों के पीछे की वास्तविक प्रकृति और इरादे को निर्धारित करने के लिए अलग-थलग घटना से परे देख सके। अब आइए संक्षेप में बताएं कि व्यक्तिगत अवधारणाएं बीएसए के समग्र आधुनिक ढांचे में कैसे फिट होती हैं। हमने बीएसए के मुख्य सिद्धांतों को कवर कर लिया है और अब हम इसकी प्रासंगिकता के आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में मुख्य बातों को समझ सकते हैं। बीएसए 2023 आईईए 1872 से पूरी तरह से अलग नहीं है, बल्कि ये एक ज़रूरी और सोच समझकर किया गया रीस्ट्रक्चरिंग है, जिसका मकसद ज़्यादा स्पष्टता और लॉजिकल संगठन है। ये एकीकरण वकीलों और न्यायपालिका को कानून को ज़्यादा कुशलता से समझने में मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण और असरदार बदलाव इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को प्रासंगिकता और स्वीकार्यता के मुख्य सिद्धांतों में आसानी से शामिल करना है। डिजिटल रिकॉर्ड को प्राइमरी सबूत के तौर पर परिभाषित करके बीएसए उन प्रक्रियात्मक बाधाओं को खत्म करता है जो पुराने कानून के तहत आधुनिक सबूतों के इस्तेमाल को अक्सर मुश्किल बना देती थी। आखिरकार ये कानून प्रासंगिकता के मौलिक सिद्धांतों जैसे रेस गेस्टे, मकसद और मन की स्थिति को बनाए रखता है, लेकिन एक निष्पक्ष और कुशल न्याय वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए भाषा और दायरे को आधुनिक बनाता है। फोकस इस बात पर रहता है कि केवल तार्किक और कानूनी रूप से जुड़े तथ्यों को ही स्वीकार किया जाए, लेकिन अब तथ्य की परिभाषा 21वीं सदी की डिजिटल वास्तविकता को पूरी तरह से शामिल करती है। हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और तथ्यों की प्रासंगिकता के लिए इसके फ्रेमवर्क पर अपनी चर्चा के आखिर में पहुंच गए हैं। हमने देखा कि ये अधिनियम डिजिटल युग के लिए ज़रूरी अपडेट करते हुए आईईए के बुनियादी सिद्धांतों को कैसे बनाए रखता है। मुख्य बात यह है कि बीएसए ये तय करने के लिए एक मजबूत, आधुनिक और टेक्नोलॉजी की जानकारी वाला ढांचा प्रदान करता है कि अदालत में कौन से सबूत स्वीकार किए जा सकते हैं। ये नया फ्रेमवर्क ये सुनिश्चित करता है कि न्याय सभी संबंधित तथ्यों के आधार पर दिया जाए, चाहे वे फिजिकल डॉक्यूमेंट हो, डिजिटल रिकॉर्ड हो या किसी व्यक्ति के मनःस्थिति के सबूत हों। मुझे उम्मीद है कि इस ओवरव्यू ने आपके काम के लिए बीएसए के प्रासंगिकता से जुड़े प्रावधानों के प्रैक्टिकल असर को साफ कर दिया होगा। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। अब मैं नए अधिनियम के बारे में आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ।